नमस्ते। तो लास्ट लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर शुरू किया था फ्रिक्शन, जिसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन और एक पॉइंट देखा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन से फैक्टर के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड रहता है, जिसमें हमने 2 पॉइंट देखे। एक तो नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो 2 ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उन दोनों के सरफेस के नेचर के ऊपर, और जो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उन 2 ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, इन दोनों के ऊपर ही फ्रिक्शन डिपेंडेंट रहता है, जो कि हमने एक्टिविटी के थ्रू भी लास्ट लेक्चर में समझा था। अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, इस चैप्टर का सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में पहले तो फ्रिक्शन का मतलब तो याद है ना कि फ्रिक्शन क्या है, तो कि कोई भी मोशन को ओपोज करने वाला एक फोर्स, उसको कहते हैं फ्रिक्शन। और मोशन यानी कि क्या, तो कि कोई ऑब्जेक्ट जो मूव हो रहा है उसको बोलते हैं मोशन, और मोशन को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है उसको कहते हैं फ्रिक्शन। जिसमें अब हम देखेंगे उसके टाइप्स। देखो, वी कैन कैटेगराइज फ्रिक्शन इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। फ्रिक्शन को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एक स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स को डिटेल में अब हम स्टडी करेंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो, static friction is the frictional force that exists between 2 bodies so long as they are relatively at rest, even though an external force is acting upon them. सिंपली क्या है, तो कि स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स है जो कहाँ पे अप्लाई होता है कि 2 बॉडी, जिसमें से मोस्ट ऑफ लॉन्ग टाइम तक 2 क्या होते हैं उसमें रेस्ट पे, यानी कि विथआउट मूवमेंट कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसके ऊपर कोई बॉडी मूवमेंट हो रही है, और वो भी कैसे, एक्टिंग अपॉन देम। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है। जो कि हमने पहले ही 2 पॉइंट पढ़ा कि फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कि जो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं सरफेस, उन सरफेस के नेचर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए रोड है, कोई रोड के ऊपर कार मूव हो रही है, तो रोड तो कहाँ पे होता है, ऑलवेज रेस्ट पे ही होता है। मूवमेंट कौन करता है, तो के कार। तो के ऐसी जगह जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और दूसरा उसके ऊपर मोशन हो रहा है, और इस तरह के मोशन में जब कोई इस मोशन को ओपोज करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है, उस टाइप के फोर्स को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो, उस फोर्स को कौन सा फोर्स कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या, तो के ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में, बिटवीन 2 बॉडीज सो लॉन्ग एज द रिलेटिवली एट रेस्ट, बहुत ज्यादा देर तक वो कहाँ पे होते हैं, रेस्ट में होते, इवन थो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन देम। जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तभी वो मूवमेंट होती है। देखो, it is the opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of another but actual movement has not started. एक कौन सा है, तो कि एक ऑपोजिट फोर्स है, वो तो हमें मालूम है क्योंकि फ्रिक्शन का मतलब ही क्या है, तो क्या कोई भी मोशन है उसको ओपोज करना। ये ऑपोजिंग फोर्स है, और वो कब, तो कि कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव हो, लेकिन वहां पे कोई एक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक ही बॉडी क्या हो रही है, मूव हो रही है। किसके ऊपर, तो कि दूसरे बॉडी के ऊपर। स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी ओवरकम बिफोर एन ऑब्जेक्ट कैन बी सेट इन मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या, तो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको जब ऑब्जेक्ट मोशन होना स्टार्ट कर ले, उससे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम हो सकता है, मतलब कि उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मोशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या लगेगा, वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो कि फॉर एग्जांपल के लिए रोड के ऊपर जैसे हमारी कार चलती है, वैसे उसको स्टॉप करने के लिए जो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आए? सिंपल है कि रोड के ऊपर, जो रोड होता है हमारा, उसके ऊपर जो हम ऑटोमोबाइल्स रन करते हो, फिर चाहे वो कार हो, बाइक हो, 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, कुछ भी जो भी है, साइकिल्स हो, इंक्लूडिंग साइकिल्स भी उस स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल में आएगा। सेकेंड है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन आप देखोगे तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन अच्छे से डिफ्रेंशिएट होके समझ में आएगा। देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग मतलब स्लैंडिंग, स्लैंडिंग जैसा वर्ड है। स्लैंडिंग में क्या होता है, तो क्या स्लैंडिंग लाइन, ये होती है ना हमारी स्लैंडिंग लाइन। तो उसी तरह यहाँ पे जो मोशन हो रहा है
उस मोशन को रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है उसको कहते हैं स्लाइडिंग मोशन। देखो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे स्लाइड ऑन वन अनदर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब क्या, तो कि फ्रिक्शनल फोर्स कब लगेगा, तो कि दो बॉडीज, और वो भी कैसे, तो कि एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्म स्पीड में किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो कि स्लाइडिंग, यानी कि स्लाइडिंग लाइन में मूवमेंट हो रही है, उस टाइम जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, और स्लाइडिंग मोशन को स्टॉप करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग होना स्टार्ट करता है तब द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट एनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। जो ऑब्जेक्ट, मानो कि ये आइस का सरफेस है और इसके ऊपर जिस ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें बैठ के स्लाइडिंग करना है, तो जब स्लाइडिंग स्टार्ट होती है तब जो जिसके ऊपर हम बैठे हैं उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट और जो सरफेस का कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉन्टैक्ट इंटरलॉक हो सके उतना टाइम वहाँ पे होता नहीं है। इसीलिए सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइटली स्मॉलर, यानी कि थोड़ा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फोर्शन, क्योंकि इस टाइप के मोशन को रोकने के लिए जितना फोर्स जरूर है वो स्टैटिक फ्रिक्शन में जितना चाहिए उस एज कम्पेयर टू कितना है, तो कि स्मॉल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में लॉक अच्छे से होता नहीं है, एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरलॉक हो जाए उतना टाइम ही बचता नहीं है, क्योंकि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इसीलिए। और फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें, हम स्लाइडिंग जो हम प्लेग्राउंड में करते हैं तो कैसे स्लाइडिंग मोशन में नीचे आते हैं, उसी तरह स्लाइडिंग डायरेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसको रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, जो फ्रिक्शन, उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग में क्या होता होगा, आप गेस कर सकते हो रोलिंग में क्या होता होगा, तो कि कोई एक ऑब्जेक्ट रोल करके मूव हो रहा होगा, उसको रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। The force of friction that exists between two surfaces when a body rolls over the other body is called rolling friction. फ्रिक्शन का ऐसा फोर्स जो किसके ऊपर एग्जिस्ट हो, तो कि दो सरफेस जिसमें से एक क्या हो, तो कि बॉडी रोल होके आ रही हो किसके ऊपर, ओवर द अदर बॉडी, किसी दूसरी बॉडी के ऊपर कोई एक बॉडी रोल होके मूव हो रही हो, उसको रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, जो रोल होता है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। कैसे, दैट इज वाई इट इज इजी टू मूव ए हैवी बॉक्स व्हेन इट इज फिटेड विथ व्हील्स। इसीलिए कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को, हैवी वेट वाले ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो व्हील के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि व्हील जो रोलिंग मोशन में होता है वहाँ पे फ्रिक्शन कम लगता है। इसीलिए we will need to apply a lot of force if it without wheels। अगर वहाँ पे व्हील नहीं है तो हमें कोई हेवी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन ज़्यादा लगता नहीं और इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है। अगर व्हील्स नहीं है और हमें ऐसे ही उसको धक्का लगाना है तो क्या होगा, तो कि हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए रह लो, कोई एक सरफेस के ऊपर आप कोई हैवी वेट वाला कोई ऑब्जेक्ट रख दो, अथवा तो कोई हेवी वेट वाला स्टोन हो, उसको आपको हटाना है तो आपको कितना फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसी स्टोन को, उसी हेवी वेट के ऑब्जेक्ट को किसी काट के ऊपर जो व्हील हो, जैसे कि काट होता है, काट में क्या होता है, व्हील्स होता है, अथवा तो कोई ऑटोमोबाइल्स जो कि हमारे कार हो जिसके अंदर व्हील्स कनेक्टेड होते हैं, उसके ऊपर आप उसको रखो और उसके बाद उसको धक्का दो तो क्या हो जाएगा, का फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि व्हील्स जो होते, जो रोलिंग मोशन में जो रोलिंग होता है वहाँ पे फ्रिक्शन कम लगता है, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव हो जाता है। इसको एक एक्टिविटी के थ्रू भी हमें समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेनी है और पेंसिल्स लेने हैं। कितने पेंसिल्स, तो के एक ही जैसे 4 पेंसिल्स लेनी हो। किस शेप में, इस तरह के पेंसिल नहीं, जो अप्सरा के और नटराज के पेंसिल होते हैं सिलेंड्रिकल शेप में, उसके वो पेंसिल लेने हैं। आपको क्या करना है, एक हैवी नोटबुक्स उसको
सरफेस के ऊपर रख देना है। उसको लिफ्ट करने उस एक थ्रेड की मदद से आपको एक थ्रेड को किस तरह तो के यहाँ पे दिखाई गया है, देखो इस नोटबुक को थ्रेड के थ्रू टाई कर दिया गया है। फिर उसे लिफ्ट करना है यानी कि उसको मूव करना है। यहाँ पे वो स्प्रिंग बैलेंस है जिसमें आप मेजर कर सकते हो कि आपको कितने फोर्स की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास स्प्रिंग बैलेंस नहीं है तो आप महसूस भी तो कर सकते हो ना कि आपको कौन से टाइप में इजीली आपका नोटबुक मूव हो रहा है। वो पहले क्या किया, नोटबुक को थ्रेड के साथ टाई कर लिया। उसके बाद उस टाई के एक पॉइंट को कहाँ पे लगा दिया तो कि स्प्रिंग बैलेंस में। आपके पास स्प्रिंग बैलेंस नहीं है तो आप इसे अपने हाथ से पकड़ सकते हैं। फिर नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर आपको थ्रेड की मदद से नोटबुक को अपनी तरफ पुल करना है। तो कितना थोड़ा आपको एनर्जी चाहिए ना, फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो नोटबुक क्या होगी तो क्या एक जगह से दूसरी जगह मूव होगी। अब आपने नोटिस किया कितना फोर्स लगाना है। दूसरी बार क्या करना है, नीचे इस तरह से 4 पेंसिल रख दो, उसके ऊपर नोटबुक को उस हेवी नोट्स को रखो और उसे भी बिल्कुल इसी तरह क्या करो तो क्या लिफ्ट करना है। तो किसमें आपको कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो कि जिसके नीचे आपने पेंसिल्स रखे हैं ना उसमें आपको कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रोलिंग ऑलवेज रिड्यूस फ्रिक्शन। जहाँ पे रोलिंग होता है वहाँ पे फ्रिक्शन कम लगता है और इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमें यही देखना है कि विथआउट नीचे कुछ भी नहीं और हमें ऐसे ही कोई हैवी ऑब्जेक्ट को हमें लिफ्ट करना है तो हमें फोर्स ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर हमने रोलिंग यानी कि कुछ रोलिंग सरफेस वाले मटेरियल्स का यूज़ किया है अथवा तो नीचे हमारे कुछ व्हील्स जैसे है तो वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। दिस प्रूव्स दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसे हमें मालूम पड़ेगा कि सिर्फ स्लाइडिंग फ्रिक्शन से को कंपेयर करके रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। हमने देखे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने टाइप्स थे 3, स्टैटिक, रोलिंग और स्लाइडिंग। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में लगता है, स्टैटिक में, उसके बाद स्लाइडिंग में, उसके बाद रोलिंग में। यानी कि अगर आपको ऑर्डर वाइज पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस में तो स्टैटिक में और सबसे कम किस में तो क्या रोलिंग फ्रिक्शन में। तीनों फ्रिक्शन याद रखने हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखने के बाद अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड यानी कि क्या, कभी सुना है फ्लूइड किसे कहते हैं? फ्लूइड यानी कि क्या तो कि लिक्विड और गैस जो ये होते हैं, लिक्विड्स को भी फ्लूइड में यूज गिने जाते हैं और गैस को भी फ्लूइड ही बोला जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्लूइड यानी कि लिक्विड और गैस। देखो, फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑल ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। ये जो फ्लूइड्स होते हैं कौन तो कि लिक्विड और गैस, ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं। यानी कि इसके थ्रू भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है जब वो इसके ऊपर से मूव कर रहे हो तब। लिक्विड यानी कि पानी ले लो, गैस यानी कि एयर ले लो। एयर में हमें कुछ ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसके लिए भी वहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। और पानी है तो पानी में हमें कुछ मूव करना हो तो वहाँ पे भी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। इसीलिए तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है ताकि हम पानी के उस पार पहुँच सके। तो क्या बोला फर्स्ट पॉइंट में तो कि लिक्विड और गैस भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं किसके ऊपर तो कि उन सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो उनके ऊपर से मूव होके निकलते हैं। दिस फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। और ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड्स के थ्रू एक्सर्ट होते हैं उनको कहते हैं ड्रैग। दिस ड्रैग डिपेंड अपॉन द शेप, मटेरियल एंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ड्रैग किसके ऊपर डिपेंड रहेगा तो शेप, मटेरियल और स्पीड। जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर से मूव हो रहा है उसकी मटेरियल के ऊपर, उसके शेप के ऊपर और उसकी स्पीड के ऊपर ड्रैग डिपेंडेंट रहेगा। फ्लूइड फ्रिक्शन इज मिनिमम फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर नैरो इन फ्रंट एंड ब्रॉड एट बैक। फ्लूइड फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है वो तो हमने देखा, लेकिन ये कम से कम किसके ऊपर लगता है, यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन थोड़ा कहाँ पे लगता है तो कि ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आगे से पतला हो और पीछे से थोड़ा पोड़ा हो, यानी कि नैरो इन फ्रंट एंड ब्रॉड एट द बैक। दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड शेप। और इस तरह के शेप को कौन सा शेप कहते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप। स्ट्रीमलाइनिंग रिड्यूस ड्रैग एनेबलिंग द ऑब्जेक्ट टू पास थ्रू इजिली। और इस तरह यानी कि जो
आगे से पतला और पीछे से पौड़ा हो, इस तरह के शेप ड्रैग को रिड्यूस करते हैं और ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर से पास होना इजी बना देते हैं। इसीलिए तो जो स्ट्रीमलाइंड बोट होते हैं, जो यहाँ पे हमें दिया गया है, पानी में जो बोट होते हैं, अगर आपने देखा हो अच्छे से नोटिस किया तो उसके आगे का भाग कैसा होता है, तो एकदम शार्प यानी कि पतला और पीछे थोड़ा पौड़ा, क्योंकि इस तरह जो होता है वहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन कम लगता है और एक जगह से दूसरी जगह हम पानी में मूव कर सकते हैं। उसी तरह जो स्ट्रीमलाइंड हेलीकॉप्टर होते हैं उसमें भी आगे का पॉइंट क्या होगा, तो क्या नैरो और पीछे थोड़ा ब्रॉड। हमने देखा होगा ना पीछे कैसा होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है, क्योंकि इस तरह स्ट्रीमलाइंड शेप वाले ऑब्जेक्ट्स ही फ्लूइड फ्रिक्शन को पार करके उस तरफ पहुंच सकते हैं। चलो, सम एग्जाम्पल्स टू शो हाउ स्ट्रीमलाइनिंग रिड्यूस ड्रैग आर एज फॉलोज। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कैसे स्ट्रीमलाइनिंग ड्रैग को रिड्यूस कर सकते हैं, कौन से पॉइंट हो तो ड्रैग से हम बच सकते हैं। देखो, बोट्स एंड शिप हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज टू हेल्प देम मूव थ्रू वाटर इजीली। क्या एग्जाम्पल है? बोट्स होते हैं, शिप्स होते हैं, उनके बॉडीज भी किस तरह होते हैं, तो कि स्ट्रीमलाइन शेप में ही बॉडी होती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, तो कि वाटर के अंदर मूव करना में हेल्प करती है उसकी बॉडी। किसकी, तो कि शिप और बोट्स की बॉडी ही वाटर के अंदर आसानी से मूव करने के लिए हेल्पफुल होती है। ऑटोमोबाइल्स आर नैरो फ्रॉम द फ्रंट टू रिड्यूस ड्रैग फ्रॉम द एयर। ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो हमारे हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स होते हैं, वो उसमें भी आगे का पॉइंट क्या होता है, तो कि नैरो होता है, इसीलिए वो ड्रैग को रिड्यूस करते हैं और एयर में आसानी से मूव कर सकते हैं। वरना एयर में जो एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स मूव होते हैं तो एयर तो फ्लूइड फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है, तो उसकी वजह से हमारे मूवमेंट में क्या आएगा, तो कि रुकावट आएगी। लेकिन उनकी बॉडी ही ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि आगे से पतली और पीछे से थोड़ी वाइड, यानी कि नैरो फ्रॉम द फ्रंट एंड ब्रॉड एट द बैक, जिसकी वजह से वो एयर में आसानी से मूव कर सकते हैं। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, मिसाइल्स एक्सेट्रा हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज टू कट थ्रू एयर इजीली। एरोप्लेन्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, रॉकेट हो, मिसाइल्स हो, कुछ भी जो एयर में मूवमेंट करने वाले जितने भी हमारे पास टूल्स है, उन सभी की बॉडीज किस तरह होगी, तो कि स्ट्रीमलाइंड बॉडीज ही होगी, मतलब कि आगे से पतली और पीछे से वाइड, ताकि वो एयर के अंदर आसानी से मूव कर सकते हैं। इसीलिए तो ये हमने देखा कि फ्लूइड फ्रिक्शन से बचने के लिए किस तरह की बॉडी चाहिए और किस किस में ये सारी बॉडी है। तो जो वाटर में जितने भी टूल्स मूवमेंट मोशन करते हैं उन सभी में भी बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड बॉडीज ही है, और जो एयर में मूवमेंट करते हैं उन सभी की बॉडीज भी स्ट्रीमलाइंड बॉडीज ही है। किस तरह स्ट्रीमलाइंड बॉडी किसे कहते हैं, तो कि आगे से पतली और पीछे से थोड़ी बॉडी। ये हमने देखा फ्लूइड फ्रिक्शन। इसके बाद हम देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का आपका होमवर्क सिर्फ एक ही टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये IMP क्वेश्चन है। ये 3 टाइप्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, 3 पॉइंट्स है, 3 के एग्जाम्पल्स, और इसके बारे में अच्छे से लर्न करके रीड करना है। ओनली 1 टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, उसके 3 टाइप्स है, उन 3 टाइप्स को आपको रीड करना है, रीड एंड लर्न। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे। चलो, नमस्ते।